चलिए, तो लास्ट क्लास में क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज में आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल समझा दिए गए थे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसपे थोड़ा लंबा डिस्कशन करना है, तो उसको हम उसके लिए ड्रॉप करेंगे, यहीं पे देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो क्वाड्रेटल है उसका नाम रखा गया, क्या रोम्बस को एक पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूं। क्या रोम्बस को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? ठीक, तो आंसर होगा यस। क्या पैरेललोग्राम को रोम्बस कहा जा सकता है? नो, आंसर होगा नो। एक समझिए, सब समझ में आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप रोम्बस को पैरेललोग्राम कह रहे हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को पूरा कर रहा होगा। अगर आप रोम्बस को पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा होगा? पूरा कर रहा होगा, इसलिए उसे आप पैरेललोग्राम कह रहे हैं। ठीक, तो रोम्बस को क्या पैरेललोग्राम कह सकते हैं? तो हमें पता चलता है कि हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम को जो भी कुछ चाहिए वो रोम्बस के पास है। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, तो रोम्बस के पास मिल जा रहा है, तो रोम्बस पैरेललोग्राम कहा जाता है। लेकिन क्या पैरेललोग्राम को रोम्बस कहा जाता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और उसमें जो ऑल साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो पैरेललोग्राम के तो पास ऐसा है नहीं, इसलिए पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कहा जा सकता। बात आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से जैसे अगर आपसे कह दिया है कि क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज को पूरा करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। फिर दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं, क्या रेक्टेंगल एक स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर को चाहिए ऑल साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल के पास भाई है नहीं, तो रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे कह दिया? जैसे रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते। क्लियर? क्या रोम्बस क्या स्क्वायर रोम्बस है? हाँ, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज को पूरा करता है। क्या रोम्बस स्क्वायर है? ना। इसी तरह से क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? यस, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम मतलब आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों को रखता है, इसलिए किसी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पैरेललोग्राम रोम्बस है? नहीं, ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो नहीं होती है। ठीक, तो पैरेललोग्राम मतलब जो क्या जो है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम? यस, पैरेललोग्राम एक रोम्बस? नहीं। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम? यस, पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल? नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें आती हैं। और ट्रेपीजियम स्पेशलाइज और काइट स्पेशलाइज, उनको आपसी कन्वर्जन नहीं होता। थोड़ा और सुनिए, इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर इस पे आपस में, क्योंकि अगर आप इनको याद करने का प्रयास करें तो पक्का भूल जाएंगे, याद हो ही नहीं सकते। तो क्या याद करो, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये मत सोचो। बस ये सोचो कि जो कहना चाह रहा हो क्या वो प्रॉपर्टी पूरी करता है। रोम्बस को अगर आपको स्क्वायर कहना है तो क्या रोम्बस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को पूरा करता है? पता चलता नहीं करता। फिर रोम्बस को स्क्वायर कहना हो तो क्या रोम्बस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को पूरा करता है? तो पता चलता नहीं करता। तो एंगल 90 कहां मिल पा रहे हैं? तो रोम्बस को स्क्वायर हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकता। लेकिन क्या स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। स्क्वायर रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज को पूरा कर देता है, इसलिए स्क्वायर को रोम्बस कहा जा सकता है। बात हमें यहां तक समझ में आती है? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब अगली बात ये आती है कि अगर हम किसी भी चतुर्भुज में इन जो हमने अभी बात की, इस पे अब कोई क्वेश्चन इधर से उधर उधर पूछ लिया, आप कर लें आंसर। अगली बात ये आती है कि किसी चतुर्भुज को कहकर उसकी परिस्थितियों को थोड़ा बदलाव कर दिया जाए। कैसा? जैसे मैं आपसे कह दूं कि रेक्टेंगल है, उसकी अगल बगल वाली भुजाएं बराबर हैं। रेक्टेंगल है, उसकी एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल वाली भुजाएं। एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में ये आपसे बता दूं कि ऐसा है कि ये ए है तो रेक्टेंगल, लेकिन ये भी ए है रेक्टेंगल। तो ये ऐसा रेक्टेंगल है जो कि स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल ओनली नहीं है। दैट इज नॉट ओनली अ रेक्टेंगल, वो केवल रेक्टेंगल अर्थात केवल आयत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म है? किसी कोई दिक्कत समस्या? इसी तरह से अगर मान लो मैं ये कह दूं कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो यूनिक है, जैसे मान लो रेक्टेंगल आपके सामने और आपसे कह दे एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसमें एसी और बीडी बराबर है, सॉरी जिसमें एसी परपेंडिकुलर टू बीडी है। तो रेक्टेंगल के विकर्ण 90 डिग्री पे कहां काटते हैं?
इसका तो वो रेक्टेंगल है ही नहीं, वो ऐसा रेक्टेंगल है जो कि स्क्वायर है, तभी तो 90 कट पाएंगे, कर पाएंगे। हमने कहा बात सही है। इस तरह प्रॉपर्टीज को हम आगे मिला देते हैं, बढ़ा देते हैं, उस तरह से हम आंसर कर पाते हैं। बात आप समझ पा रहे होंगे, लगभग लगभग बातें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं कह दूं एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के एक एंगल को आप 90 डिग्री कर दें, तो आप क्या पाएंगे कि ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि क्रमागत कोणों का योग 180 अंश। फिर ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि क्रमागत कोणों का योग 180 अंश। ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि क्रमागत कोणों का योग 180 अंश। 90 90 90 चारों 90, तो दैट इज अ रेक्टेंगल। इससे पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज रह ही नहीं जाएगा, वह एक आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो कोई पैरेललोग्राम, कोई मान लो रोम्बस है, सामान्यतः तो मान लो रोम्बस है, चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन बता दिया गया कि एक ऐसा रोम्बस है जिसमें एसी और बीडी बराबर है। सोच के देखिए कि रोम्बस के अगर हम डायगोनल्स को आपस में इक्वल कर दें, अगर हम रोम्बस के डायगोनल्स को इक्वल कर दें, रोम्बस के विकर्णों को इक्वल कर दें, तो स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। मान लो कोई पैरेललोग्राम है, सामान्य पैरेललोग्राम बोला गया। अब पैरेललोग्राम के हमने एंगल जो डायगोनल्स थे उसको हमने कर दिया बराबर, उनको कर दिया हमने बराबर। अगर हमने रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को बराबर कर दिया तो उससे क्या बनना पड़ेगा? वो एग्जैक्टली केवल पैरेललोग्राम है ही नहीं, वो एक रेक्टेंगल है। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत समस्या कोई डाउट हो तो बता दीजिए बेशक। ठीक, तो दूसरी बात यह आती है कि किसी भी एक सामान्य क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज को बदल दो और प्रॉपर्टीज को बदलने के बाद उस पर प्रश्न उठा लो। ठीक, तो एक तो ये केस आता है जिसमें आप दूसरी स्थिति पाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटल में। एक दूसरी सिनेरियो आपके सामने ये मिलता है कि आप उसमें पाते हैं कि वहां पर आपको पैरेललोग्राम की स्थितियां चेंज होती नजर आती, या कोई भी क्वाड्रेटल आपको दे दिया गया, उसमें स्पेशल कंडीशन बता दी गई और स्पेशल कंडीशन बता करके आपसे हाँ उसके बारे में कुछ और पूछने का प्रयास कर लिया गया। तो उसको जैसे पैरेललोग्राम को अगर डायगोनल इक्वल कर दिए जाए तो फिर आपको समझना होगा कि वो केवल पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रेक्टेंगल है, और अगर वो रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को रखे। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब अगली प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप किसी भी रेक्टेंगल में किसी भी क्वाड्रेटल में उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, एक बड़ा पॉइंट है, किसी भी चतुर्भुज में उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक नया क्वाड्रेटल सामने आता है। उस क्वाड्रेटल को आप क्या कहेंगे, ये प्रश्न बनता है। ठीक, जो हमने बाकी बताया अभी उनको हम लिखा नहीं सकते, वो आपको समझाए जा सकते हैं कि आप स्पेशली सोचते रहें साथ साथ कि अगर आप कुछ भी स्पेशली कोई कंडीशन लगाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, उस बारे में सोचें। तो वापस बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ABCD में AB, BC, CD, DA के मिड पॉइंट्स P, Q, R, S है। ABCD, AB, BC, CD, DA के मिड पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्या हैं? PQ, RS। अगर इसके मिड पॉइंट्स आपके PQ, RS हैं तो तब देन क्वाड्रेटल PQ, RS के बारे में आप क्या कहेंगे? दिस इज द सिनेरियो। ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो ना, अगर एक क्वाड्रेटल है सिंपली जिसके बारे में स्पेशली कुछ भी कह पाना
हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटल ABCD बना, और इस क्वाड्रेटल ABCD में हमने इस के भुजाओं के मध्य बिंदु AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S लेकर उसको आपने आपस में मिला दिया। यहाँ दिख कैसा रहा ये बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ABCD कैसा है ये भी बात आपको पता नहीं है और रैंडम सब कुछ है। तो ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये प्रश्न। यहाँ पर स्थिति है कि AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S है। अगर हम देखें तो नाउ ट्रायंगल ABC में यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर अगर आप इसको मिला दें तो P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है। ट्रायंगल ABC में P इज मिड ऑफ AB, कॉमा Q इज मिड ऑफ BC। P AB का मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट। ऐसी कंडीशन में मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये पाएंगे कि AC जो है वो आपका हाफ ऑफ PQ है, सॉरी PQ जो है वो आपका हाफ ऑफ AC है, एंड PQ पैरेलल टू AC है। PQ AC के समांतर है और PQ AC के आधा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल करके छोड़ दीजिए। फिर दोबारा आइए ट्रायंगल ADC में। आप देख रहे हैं कि जो R है वो मिड है RC DC का। R पॉइंट जो है वो DC का मिड पॉइंट है, कॉमा जो S है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का। R जो है वो DC का मिड पॉइंट है और जो S है वो आपका AD का मिड पॉइंट है। बात समझ पा रहे हैं? इस स्थिति में अगर इसका मिड पॉइंट R है, इसका मिड पॉइंट S है, तो हम कह पाएंगे जो SR है वो आपका हाफ ऑफ AC है एंड SR पैरेलल टू AC है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। वैसे तो आप चाहें तो इस तरफ ये वाला डायगोनल मिलाकर भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो इस डायगोनल को मिला दिया जाए। तो इसी प्रकार ट्रायंगल BDC में व ट्रायंगल ABD में अगर आप देखो यहां पर तो ये वाला ट्रायंगल DBC दिख रहा है। DBC में इसका मिड पॉइंट R, इसका मिड पॉइंट Q। तो अगर यहां पर देखेंगे तो हम सिंपली पाएंगे कि जो RQ है वो आपका हाफ ऑफ BD है, एंड जो आपका और कॉमा RQ इज पैरेलल टू BD। इसी तरह यहां जो PS PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, कॉमा PS इक्वल्स टू पैरेलल टू BD। ये आप यहां पहुंचते और इस तरह आप सिंपली पाते हैं कि ये आपका इक्वेशन नंबर आपकी 3rd हो गई और ये आपकी 4th हो गई। अब अगर ये बात ही पूरी बात हो गई तो इसके बाद यहां देखिए, चारों की आपको जरूरत भी नहीं, सिर्फ आप पहले दूसरे को देख लें तो भी पर्याप्त है। लेकिन चारों को दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर इस डायगोनल से ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं आएंगी, और जब ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो PQ RQ आएगी और इधर PS आएगी, और वो भी हाफ और पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ही देखा जाए तो आपको पता चलता है कि जो PQ है वो बराबर है SR के। देखो हाफ ऑफ AC, और यहाँ पर भी वही स्थिति SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और कॉमा जो PQ है वो आपका पैरेलल भी SR के। हमने लास्ट क्लास में जब समझाया तो हमने आपसे कहा था कि अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल मिल जाए तो इतना ही पर्याप्त है, क्या कहने के लिए, पैरेललोग्राम कहने के लिए। इससे हम तुरंत कह पाएंगे, इसलिए
क्वार्टल पी क्यू आर एस, इसलिए आप सिंपली पाएंगे कि क्वार्टल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए हम सिंपली पाएंगे कि जो पी क्यू आर एस होगा वो आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये बात सिद्ध होती है। ठीक, तो अगर किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, अब ये प्रश्न बनता है, अब इस पर डिटेल बनती है, लेकिन यहाँ से बात समझना चाहिए कि अगर किसी क्वार्टल के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिलाएं, अगर आप किसी साइड्स के, किसी क्वार्टल के साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें, तो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने पर जो नया क्वार्टल बनता है वो हमेशा एक पैरेललोग्राम अर्थात एक समांतर चतुर्भुज होता है। बात क्लियर है? किसी कोई दिक्कत समस्या? अब ये जो क्वार्टल एबीसीडी है, ये अलग अलग तरह का क्वार्टल स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है। अभी तो ये रैंडम क्वार्टल है, कुछ नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन जो पीक्यू, जो एबीसीडी क्वार्टल है, उसकी प्रॉपर्टीज को बदलने पर पीक्यूआरएस पर भी बदलाव आएंगे। अगर आपने एबीसीडी के बारे में कुछ नए कंडीशन बता दी, ज्यादा डेटा बता दिया, तो क्या पीक्यूआरएस की कंडीशन में परिवर्तन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एक एग्जांपल के तौर पर मान लो पीक्यू और आरएस में एबीसीडी क्वार्टल एक ऐसा क्वार्टल हो जाए जिसमें एसी और बीडी विकर्ण आपस में बराबर हो, मान लेते हैं रेक्टेंगल ही है जैसे, है ना। तो अगर मान लो एसी और बीडी मान लो फॉर एग्जांपल बराबर हो गए विकर्ण, तो विकर्ण बराबर अगर हो गए तो सोचो फिर पी क्यू हाफ ऑफ एसी, बी एस आर हाफ ऑफ एसी, और बीडी जो है वो भी एसी के बराबर, तो चारों भुजाएं पी क्यू आर एस के बराबर नहीं हो जाएंगी। अगर एसी बीडी को बराबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को देखिए, तो आपको पाएंगे कि पी क्यू आर एस की सभी भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। भाई एसी और बीडी से संबंध रखना है, और एसी बीडी ही आपस में पहले से बराबर है। नहीं समझ में आ रही बात? एसी बीडी से ही संबंध रखना है, और एसी बीडी ही ऑलरेडी पहले से आपस में बराबर है, तो फिर पीक्यूआरएस की भुजाओं को बराबर होने से कौन रोक सकता है? इसका मतलब जो क्वार्टल पीक्यूआरएस बनेगा उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम कहां बचेगा? रोम्बस बन जाएगा। नहीं है, तो एबीसीडी की स्थितियां बदलने पर पीक्यूआरएस की स्थितियां बदलेंगी। ठीक, ये बात दिमाग में रखते हुए इतना नोट करिए, फिर और बात करते हैं।
हो गया। अब बात यहाँ अगली आती है कि अगर मान लेते हैं कि ए बी सी डी को हम कोई स्पेशल क्वाड्रेटल कर दें, तो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे उसी के आगे आप समझेंगे कि मान लो आपका ए बी सी डी एक पहला क्वाड्रेटल स्क्वायर होता, इसी परिस्थिति में कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनेगा। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर होता और ए बी सी डी स्क्वायर की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपने मिलाया होता, तो आपका क्वाड्रेटल एक पी क्यू आर एस यहाँ बन रहा होता। ये आपका क्वाड्रेटल, ये आपका पी मिड पॉइंट, ये आपका क्यू मिड पॉइंट, ये आपका आर मिड पॉइंट, ये आपका एस मिड पॉइंट। ठीक, तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रेटल आपके सामने बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दिया जाए, ये आपने मिलाया इस तरह से, आपने देखा कि ए सी और बी डी जो डायगोनल्स हैं वो आपके आपस में बराबर है। तो हमने कहा कि चूंकि ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं, इसलिए बाकी बातें जो हम पीछे समझ चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी आपस में बराबर होंगे। अगर ए बी सी डी आपस में स्क्वायर है, मान लो ए बी सी डी अगर स्क्वायर है, मतलब मैं लिखता हूं केस फर्स्ट, तो ए बी सी डी जो है वो आपका स्क्वायर है और स्क्वायर बनाने पर आपने उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया, तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि इससे इसी में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज मिल रही है यहाँ, और वो मिल रही है कि 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 डिग्री का एंगल पाया गया तो ये जब इसके पैरेलल था तो इस वाले की वजह से ये एंगल 90 कर देगा। देखो ये इसके पैरेलल, ये एंगल 90, तो ये कितना 90, ये इसके पैरेलल है, ये पहले से ये 90, तो ये भी 90। फिर देखो ध्यान से, फिर से ये पैरेलल इसके है ही है, तो ये अगर 90 है तो ये भी अपने आप 90 हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है, इस वजह से ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब जब ये 3 90 होगा, चौथा अपने आप 90 होगा, 3 90 होगा, चौथा अपने आप 90 होगा। फिर देखो ये इसके पैरेलल है, अभी सिद्ध कर चुके हैं, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये इसके पैरेलल है इसलिए ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो अपने आप 90 बचेगा। फिर देखो ये इसके पैरेलल है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, और इसके पैरेलल है तो ये कोइंटियर प्रॉपर्टी से ये 90, तो ये वाला 90 बचेगा, और तीसरा चौथा अपने आप 90 होगा। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि पी क्यू आर एस के सभी कोण 90 हो गए। देखो आपने विकर्णों के बराबर होने से आपको ये मिलता है, और विकर्णों के आपसी लंबवत होने से आपको मिलता है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और देखें तो दैट इज इक्वल टू सी भी था बराबर, सॉरी, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस, दैट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने सिंपली ये पाया कि अगर यहां पर देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास अगर किसी चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हुए तो फिर भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और अगर एबीसीडी के विकर्णों ने 90 डिग्री पर काटा तो उससे एंगल बराबर मिलेंगे। ठीक, तो विकर्ण बराबर और एंगल भी बराबर, तो विकर्ण और एंगल दोनों अगर बराबर पाए गए तो चतुर्भुज होगा वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। भाई विकर्ण बराबर हो तो भुजाएं बराबर हो गई, और एंगल विकर्णों ने 90 डिग्री पे काटा तो एंगल 90 हो जाएंगे, तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बन जाएगा। केस फर्स्ट, ए सी बराबर बी डी, मतलब एबीसीडी कोई ऐसा क्वाड्रेटल हुआ जिसमें एसी और बीडी बराबर हुए। तो एसी और बीडी के बराबर होने से अगर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ मिला जैसे एसी बीडी के बराबर मिला तो पी क्यू जो है वो आपका क्यू आर के बराबर आर एस बराबर एस पी के हो जाएगा। और अगर पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी ऐसा हो गया तो उस परिस्थिति में आपका एबीसीडी, सॉरी, पी क्यू आर एस एक रोम्बस हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने पहला पढ़ाया आपको कि किसी पैरेललोग्राम की भुजाओं को अगर आप बराबर करना सिद्ध कर दें
तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगा, वो एक रोम्बस बनेगा। किसी पैरेललोग्राम की भुजाओं को बराबर कर दें तो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक। केस सेकंड सामने देखें अभी, AC और BD को अगर हमने आपसी परपेंडिकुलर किया, AC एंड BD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, AC और BD आपस में परपेंडिकुलर पाए गए, तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि एंगल P जो होगा वो एंगल Q के बराबर मिल जाएगा, एंगल Q बराबर एंगल R हो जाएगा, एंगल R और एंगल S हो जाएगा, और वो सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। और तब हम PQRS को एक आयत कह पाएंगे, रेक्टेंगल कह पाएंगे। अगर ये मिला तो रोम्बस, ये मिला तो आयत, क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल को आप 90 कर रहे हैं। तीसरी स्थिति केस थर्ड, अगर ऐसा मिलता है कि AC बराबर BD हुआ एंड AC परपेंडिकुलर टू BD हुआ, अगर AC BD के बराबर हुआ और AC BD के परपेंडिकुलर हुआ, लंब हुआ और बराबर भी हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम ही पाएंगे कि तब जो आपका क्वार्टल होगा PQRS में, PQ बराबर RS, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP होगा। एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R बराबर एंगल S बराबर 90 होगा। और अगर आपको ये दोनों बातें मिलेंगी, अगर ये आपको दोनों ही मिलेंगे, दोनों बातें मिल जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में जो आपका PQRS होगा वो एक स्क्वायर होगा। ठीक, नोट करें। हो गया। अब इस तरह से अगर आप याद रखना चाहें,
ABCD जो ओरिजिनल क्वाड्रेंट है, PQRS उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया उसका टाइप। जैसे मान लो अगर आपका सिर्फ चतुर्भुज है, कोई क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है सिंपल, तो आपका जो बनेगा वो आपका पैरेललोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज। किसी भी स्थिति में समांतर चतुर्भुज बनना बंद नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा, अगर ABCD एक मान लो स्क्वायर हो गया, वर्ग की स्थिति बन गई, तो अंदर जो बनेगा वो भी वर्ग या स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आपको दोनों घटनाएं एक साथ मिल जाएंगी। क्या कि विकर्ण के बराबर होना और विकर्णों का लंब पर काटना। तीसरा स्थिति, अगर मान लो रेक्टेंगल या आयत हुआ, रेक्टेंगल अर्थात आयत की स्थिति बनी, तो आयत की स्थिति बनी तो मिला दिया हमने, तो विकर्णों को जब हमने मिलाया तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने क्या बनेगा, एक आयत बन जाएगा, सॉरी एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि विकर्ण केवल बराबर मिल पाएंगे। समचतुर्भुज। ठीक। चौथी स्थिति, अगर मान लो ABCD के बारे में कहा गया कि वो पैरेललोग्राम है, तो एक समांतर चतुर्भुज हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ। तो समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में ना तो विकर्ण बराबर होते हैं, ना ही समकोण पर काटते हैं, तो कुछ नहीं, मतलब बाकी जो मिलेगा उसका हम करेंगे क्या, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब तो हम PQRS को कह पाएंगे वो एक पैरेललोग्राम सिंपल बनता रहेगा, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बनता रहेगा। ठीक। इसी तरह से अगर पांचवा पॉइंट, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल ट्रेपीजियम में भी समांतर चतुर्भुज ही बनता रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बन पाएगा। ठीक, पैरेललोग्राम। लेकिन अगर वो क्वाड्रिलेटरल एक हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो, समद्विबाहु समलंब हुआ, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अर्थात समद्विबाहु समलंब हुआ, तो समद्विबाहु समलंब के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु समलंब के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए मतलब इसका मतलब अंदर बनने वाले चतुर्भुज के चारों सारे भुजाएं बराबर होंगी, तो अंदर जो बनेगा वो दैट विल बी अ रोम्बस, वो एक रोम्बस बन जाएगा। इसी तरह सातवां पॉइंट, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल एक काइट हुआ, अंदर जो बना वो काइट हुआ, तो उसके एंगल 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर काटने पर क्या होगा, जो बाहर चतुर्भुज बनेगा उसके चारों एंगल 90 हो जाएंगे, तो इसका मतलब रेक्टेंगल से उठ के कहां पहुंच जाएगा, आयत पर, आयत पर। ठीक। एक क्या रहेगा, रोम्बस रहेगा। यहां पर मान लो लिख लेते हैं पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस। अगर आपका ये रोम्बस होता तो फिर तो भी आयत बनता, रेक्टेंगल बनता। क्यों, क्योंकि उसके विकर्ण 90 पे काटते हैं, बराबर नहीं होते। ठीक। तो विकर्णों का 90 पर काटना PQRS के कोणों को डिसाइड करवाएगा। अगर 90 पे काट गए तो PQRS के सारे एंगल 90 हो जाएंगे, और अगर बराबर हुए तो PQRS की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दोनों हुए तो दोनों हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर मैं कह रहा हूं टेबल मत याद करना, याद नहीं हो पाती, जो बातें समझा रहा हूं वो समझिए।
हो गया। अब जो भी प्रॉपर्टीज आए मेरे हिसाब से अब आपको धीरे धीरे उसमें अपडेट करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ट्रायंगल में बीच बीच में जहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी आई, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पे हमने एसएसएल इम्प्रूवमेंट कराया, जो भी जब जहाँ जरूरत पड़ा वो कराया, तो वो सब आप आराम से नोट करते रहे और वैसे ही आप इसको भी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूसली डिस्कस करें उसके आगे आगे एक्सरसाइज को। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हमने 20-25 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, उतने कम से कम आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट बताना किसी को। सेकंड, सेकंड नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित आकृति में एडी और बीसी आपस में पैरेलल हैं। एडी एंड बीसी आपस में पैरेलल हैं। एंगल ए और बी के अंतःद्विभाजक ये बाइसेक्टर्स ओ पर मिलते हैं। आपको याद हो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सिद्ध किया था कि जब किसी चतुर्भुज में आप कोणों को द्विभाजक खींच देते तो यहां पर बनने वाला एंगल जो आपका एओबी होगा, एओबी होगा वो 1/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी होगा। वो आपका 1/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम है वो आपका 180 डिग्री है, क्योंकि ये तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी करने शो करने पर ये जो एंगल का सम होगा वो अपने आप कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल सी प्लस एंगल डी का मान 180 डिग्री हो जाएगा तो सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ उठा के पुटअप कर दो। तो एंगल जो आपका एओ बी है वो आपका 1/2 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज 180 डिग्री, और इसको पुटअप करेंगे तो एंगल एओ बी का मान हमारे सामने 90 डिग्री आ जाएगा। बढ़े आगे। थर्ड, किसी चतुर्भुज के कोण आपको दिए गए हैं इस तरह से, तो कह रहा है भाई चतुर्भुज कौन सा है। तो चतुर्भुज कौन सा है इस बात को निर्धारित करने के लिए एंगल डिसाइड करेंगे। एंगल निकालने के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। चतुर्भुज आपके सामने है तो x प्लस 50 प्लस एक्स 3x माइनस 30 प्लस x/2 प्लस 70 प्लस 2x प्लस 10, ये 360 अपने आप होगा क्योंकि चतुर्भुज के भाई चारों कोणों का 360 अंश होता ही है। इस बात को ध्यान रखा है तो x बराबर 40 आ जाएगा। अब जैसे आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके आपने पाया कि x का मान जो है वो आपके सामने 40 डिग्री आ गया, तो वह चतुर्भुज कौन सा है इसके लिए आप रखना पुटअप करें। जैसे मान लो आपने यहाँ रखा तो ये कितना हुआ 90, लेकिन एक एंगल 90 होना कुछ निर्धारित नहीं कर पाएगी। ये 90, ये भी 90 आ गया, चलो दो भी हो गए। ये कितना 90, बस चौथा अपने आप 90 होगा। और चारों एंगल 90 हैं। अगर आपके चारों एंगल 90 है तो उसे क्या कह पाओगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर के लिए तो भुजाएं भी इक्वल चाहिए, है कि नहीं। तो रेक्टेंगल कहने के लिए चारों एंगल का 90 डिग्री होना पर्याप्त है। तो इसलिए हम यहां पर इस क्वाड्रेंगल को रेक्टेंगल कह सकते हैं कि दैट विल बी अ रेक्टेंगल, वह एक आयत होगा।
हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 नंबर। एट्थ देखो, समांतर चतुर्भुज जिसके लिए कथन सत्य है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और लंबाई समान लंबाई, बिल्कुल सही। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और समान होता है, गलत। सम्मुख भुजाओं के बराबर होती हैं, ये भी सही। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म का दोनों युग्म होते हैं ना, गलत। सही। अब देखो, अब जब देखो तो सुनो मेरी बात है, जब हम ट्रू ढूंढते हैं तो ट्रू में एग्जैक्ट ट्रू, जैसे दो हमें ये हमें मिला तो हमने रोक लिया, ये मिला हमें रोक लिया। हमें ये वाला बिल्कुल कंफर्म गलत दिख रहा है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और असमान होता है। ये कब हुआ? पैरेललोग्राम में तो ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो पैरेलल एंड इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पर दोनों युग्म होने चाहिए तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत भी नहीं, क्योंकि एक युग्म भी अपने आप हो ही जाएगा। लेकिन ये वाला जो बी है वो 100% गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि असत्य ढूंढना है। बट अगर सत्य ढूंढना होता तो आंसर हम सी टिक करते, क्योंकि ए वाले में एक प्रॉब्लम है कि हमारा एक पेयर नहीं, बोथ पेयर पैरेलल इक्वल होते हैं। जब एक पेयर पैरेलल इक्वल हो जाएगा तो वो दूसरा वाला अपने आप होगा, वो ठीक है, लेकिन कहना तो दोनों के लिए चाहिए था, तो हम इसको टिक करते। फिलहाल ये दोनों सही हैं, ये वाला बिल्कुल गलत। 8th नंबर देखो, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बनने वाली आकृति हमेशा, अभी इसी पे डिस्कशन कर रहे थे, अगर कोई चतुर्भुज है, कुछ और नहीं बोला गया, किसी चतुर्भुज, तो पैरेललोग्राम होगा, और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा डी। अभी इसी पे डिस्कशन तो कर रहे थे कि अगर किसी क्वाड्रेटल की साइड्स के मिड पॉइंट को आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो दैट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, वो सदैव एक पैरेललोग्राम फॉर्म जरूर करेगा। बात सही है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लो भाई, वैसे तो मेंसुरेशन का पार्ट है, ये आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहां से इसको मिलाया, क्वाड्रेटल एबीसीडी के एरिया के लिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीडी प्लस ट्रायंगल बीडीसी। अगर ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीडीसी के एरियाज को हम आपस में जोड़ दें तो क्वाड्रेटल आ जाएगा। ये बात हम जानते हैं कि दोनों के एरिया आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम एरिया ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी के लिए या पैरेललोग्राम एबीसीडी के लिए, है ना, ये हमारा पैरेललोग्राम है अपोजिट पैरेलल, इसके लिए इन दोनों को बराबर कर सकते हैं 2 इंटू, क्योंकि हम यहां लिखते हैं चूंकि एरिया ऑफ एबीडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीडीसी। ये बात हमने लास्ट क्लास में बताई थी कि जब कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो सब कुछ बराबर हो गया, फिर बचा ही क्या। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू ट्रायंगल एबीडी, बोलो सही है, इसके बेस को ए माना जाए और हाइट को एच माना जाए, तो इसका एरिया 1/2, 2 इंटू ए, 1/2, 2 तो पहले था, सॉरी, 2 इंटू 1/2 ए इंटू H1, 2 से 2 कट जाएगा तो आपके सामने ए इंटू H1 आ जाएगा। अगर आपने ये बी हो और इधर से हाइट ली होती, इसको H2 कह दिया जाए, तब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकलता, दोनों बराबर तो उसका दुगना होता, तो इसीलिए B इंटू H1 भी सही है, H2। ठीक है, तो या तो ये कर लो, ये होगा या ये होगा। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, वो भी करस्पॉन्डिंग,
मतलब अगर बेस ये लेंगे तो हाइट ये लेंगे, बेस ये लेंगे तो हाइट ये लेंगे। ये निकालने का पहला तरीका है पैरेललोग्राम के एरिया के लिए। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, अगर ये बात आप समझ गए तो ये अगर थीटा ले लें, ये ए ले लें पैरेललोग्राम में, और ये बी ले लें, है कि नहीं, तो एक बात और सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी साइन थीटा का नियम भी डायरेक्ट अप्लाई होता है, वो ट्रायंगल के उसी नियम से। जैसे अगर आप देखो तो आप हमको ये बताओ कि अगर हमने ए बी सी डी लिया हो तो उस स्थिति में क्वार्टल या पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर 2 इंटू ट्राइंगल ए बी डी, और ए बी डी का जो एरिया है वो 1/2 ए बी साइन थीटा से आ जाएगा। तो आपका क्वार्टल ए बी सी डी का एरिया या पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया ए बी साइन थीटा भी हो सकता है फॉर द पैरेललोग्राम, किसी भी समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। तो फॉर द पैरेललोग्राम एबीसीडी में एक दो तरीके होते हैं नॉर्मली किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया को निकालने के लिए। अब आप अपने क्वेश्चन पे आओ। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निम्नलिखित, ये सब चीजें आपको मेंसुरेशन बहुत आसान लगेंगी, इसलिए ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते मेंसुरेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाती। तो पूरी मतलब समझ लो पूरी ईमानदार ताकत लगा दो मेंसुरेशन ज्योमेट्री पे, आप ऑटोमेटिकली मेंसुरेशन आपको आसान लगेगी। अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पकड़ी तो मेंसुरेशन में फिर जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे कि फॉर्मूले में रख दो समझ में आ रहे होंगे, जो कॉन्सेप्चुअल होंगे वो बनेंगे ही नहीं, शुरू ही नहीं होंगे, ठीक है। या फिर उतनी मेहनत फिर से करो। इससे अच्छा कि हम जब करते जा रहे हैं वहां जब बेसिक पढ़ेंगे ना तो हम यही कहेंगे बार बार कि हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन का बेसिक एक जैसा, बस पढ़ा एक साथ टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं चलाए जा सकते। इसलिए अभी मान के चलो कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन बचे, बेसिक सब यही है, और बाकी छोड़ा ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट हीरोज फॉर्मूला लिखा दिया, वो कोई बेसिक है? वो तो चलता लगा कि एक क्लास में हम ट्रैक अगले क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिक बेसिक वहाँ कुछ है नहीं, सब कुछ ज्योमेट्री में है, ठीक। तो ईमानदारी से बिल्कुल जितनी मेहनत करनी पड़े जाए एक बार करनी, एक बार आपको समझ में आने लगी ज्योमेट्री तो बस फिर उसका क्वेश्चन की लेयर बनती जाती है। यहाँ आ जाओ, क्या एक समांतर चतुर्भुज के निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा क्षेत्रफल? सभी उसकी भुजाओं का गुणनफल गलत, इसकी एक भुजा तदनुरूपी संगत लंब, आंसर इज दिस, वही ए इंटू एच।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बताना। देखिए, कोई समांतर चतुर्भुज होगा यदि एक विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समकोण हो। देयर विल बी अ पैरेललोग्राम इफ ओनली इट्स डायगोनल आर इक्वल एंड मेक अ राइट एंगल। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर कर दो। जैसे आपने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को बराबर किया वो सीधा हो गया, बन गया रेक्टेंगल। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बाकी तो आप शुद्ध कर सकते हो। यही सबसे सही तरीका। फिर उसके बाद आपने कहा विकर्णों को 90 पे कटवाना है। तो आयत के रेक्टेंगल के विकर्णों को 90 पे कटवाने के लिए क्या होगा, उसे आइसोसेलेस होना पड़ेगा, मतलब उसके ट्रायंगल को आइसोसेलेस बनाना पड़ेगा। मतलब ये आप अगर मान लो आपका पैरेललोग्राम था, पहले सोचो पैरेललोग्राम मैं सोच रहा था लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, फिर आपने कहा विकर्ण बराबर है तो हमने इसको ऐसा होना पड़ेगा। फिर ये एंगल 90 पे कट नहीं कर रहे थे, हमें पता था कि एंगल तभी 90 पे कट करेंगे जब इधर और ये वाले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ये हो जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये इसके पहले से बराबर थी और ये इसके बराबर थी, तो चारों बराबर हो जाएंगी, और चारों बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। नहीं आया तो ये अभी थोड़ी देर पहले इसी पे हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने उठाया जाए तो वो सॉल्व भी नहीं करना, वो उसी पे सॉल्व किया जाता है, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं। आपसे दो पैरेलल लाइंस है, एक ये आपकी लाइन है और एक ये आपकी लाइन है, दो पैरेलल लाइंस है, एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं। जिसमें अंतःकोणों के द्विभाजक निम्नलिखित कोण बनाते हैं। एंगल बाइसेक्टर अंतःकोणों के द्विभाजक। आपने यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये आपका बाइसेक्टर है और ये भी आपका बाइसेक्टर है। ये आपका ए, ये आपका बी, ये मान लो पी पर कट किया और क्यू पर कट किया, ये बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, और यहां से आप पहुंचे और ये आपका एक क्वाड्रेटल बनके तैयार हुआ। तो ये पूछ रहा है कि जो आपका एक बाइसेक्टर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स अंतःकोण जो बने उनके बाइसेक्शन ड्रॉ किए तो चतुर्भुज तो बन ही जाएगा। तो प्रश्न ये है कि जो चतुर्भुज बनेगा वो किस तरह का होगा, व्हाट विल बी दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटल, भी ये क्वाड्रेटल किस तरह का होगा, ये प्रश्न है। तो हमने कहा ठीक, कंसंट्रेशन बढ़ाया और ध्यान देकर दिया। हमने कहा देखो इन दोनों एंगल के पूरे पूरे का सम 180, तो आधे आधे का सम, तो ये वाला कितना बचा 90। मैथ ज्योमेट्री में जो फिगर में सॉल्व होती है वो फिगर में ही सॉल्व होगी, अगर आप सोचो उसको लिखने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक, फिर देखो ये पूरे पूरे का सम, तो ये आ जाओ, ये पूरे पूरे का सम, तो आधे आधे का सम, तो ट्रायंगल का एक एंगल कितना बचा। फिर आप देखो यहां पर देखा ये पूरे स्ट्रेट लाइन है, पूरे पूरे का सम, तो आधे आधे का सम, ये कितना हुआ 90 डिग्री। फिर देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरे पूरे का सम, आधे आधे का सम, तो ये कितना, आई बात समझ में। तो इस तरह हमने सिंपली पाया कि एंगल 90 हुए, और अगर सभी कोण 90 हो गए, अगर हम सारे बिंदुओं को सारे एंगल्स को 90 डिग्री सिद्ध कर पाए तो सभी कोणों के समकोण होने पर चतुर्भुज कैसा कहलाएगा, आयत कहलाएगा। तो ए जो आपका पी क्यू आर जो ए क्यू बी सी बनेगा वो एक आयत बनने लगेगा।
हो गया? कोई दिक्कत समस्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये चतुर्भुज इस तरह बना हुआ है। आपसे क्या, इसमें x का मान ज्ञात करो। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि आप इस पॉइंट पर इस वाले एंगल को आप 360 माइनस बी कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं? तो अगर आप क्वार्टल में देखोगे तो एबीसीडी क्वार्टल में आपको दिखाई देगा कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आप सिंपली पाएंगे a प्लस एक्स प्लस 360 माइनस बी और प्लस सी बराबर 360। बात पा रहे हैं समझ में? कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना है? 360 अंश होता है। तो ये एलिमिनेट कर दिया जाए और एक्स आपको चाहिए तो एक्स क्या हो जाएगा? बी माइनस ए माइनस सी। ये आप पाएंगे बी माइनस ए माइनस सी, आंसर नंबर ए नोट कर लें। पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 हो गया। 14 नंबर 13। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, समलंब है, जहां एडी और बीसी आपस में पैरेलल हैं। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें एडी और बीसी आपस में पैरेलल है। एडी और बीसी पैरेलल है, कह रहा है ई बीसी का समांतर है, ई एफ बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल मतलब तीनों पैरेलल है। एंगल एक्स जो है वो आपका 120 डिग्री दिया गया। यहाँ पर जो ये एंगल एक्स है वो आपको 120 डिग्री का दिया गया। अब आपसे कह रहा है जेड जो है वो हम आपको दे रहे हैं 50 डिग्री। यहाँ पर जो जेड मार्क है वो आपको 50 डिग्री मार्क दिया गया कि भाई वो आपका 50 डिग्री है, तो ये आपका 50 डिग्री मार्क किया गया। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखो ऐसा है कि एंगल वाई का मान कितना ही पूछा गया। एंगल वाई ये वाला एंगल पूछा गया, तो कुछ समस्या ही खत्म हो गई। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों स्थितियां क्या होंगी? को इंटीरियर। बोलो संगत अंतःकोण, और संगत अंतःकोणों का योग 180 अंश। तो y का मान अगर देखेंगे तो 180 माइनस 120, तो y का मान आपके सामने कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आंसर इज बी। हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। 15 देखें, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जैसे एबी और डीसी आपस में बराबर पैरेलल है।
एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी आप पहले ना, ए बी जो है 2CD के बराबर है। ये आपका ए बी सी डी, मान लो ये ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल है, और आपसे कह रहा है ये आपका 1 है तो ये आपका 2 है। तो ये आपकी स्थिति बनी। अब आपसे एसी और बीडी विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, तो एसी और बीडी विकर्णों ने एक दूसरे को ऊपर काटा, एसी और बीडी विकर्णों ने एक दूसरे को ऊपर काटा। अगर एसी और बीडी विकर्णों ने ऊपर काटा तो आपसे कह रहा है कि एंगल तदनुसार ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये आपका ओ पॉइंट है, एओबी और सीओडी, बस खत्म बात। हम सभी जानते हैं ये एंगल अल्टरनेट होते हैं, ये यहां अल्टरनेट होते हैं, और ये आपके वर्टिकली अपोजिट। तो आप सिंपली कह पाएंगे वी नो दैट कि ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी, है कि नहीं। तो अगर इनके एरिया का अनुपात पूछा जाए एओबी और सीओडी, स्क्वायर होगा। एओबी मतलब 2 और सीओडी मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो 4:2। बढ़ते हैं आगे। 15 के बाद 16 हो गया, 17 देखो क्या ट्रायंगल एबीसीडी चतुर्भुज है, इसमें एडी एबी और सीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और बीडी और जीसी एक दूसरे को, बीडी और एसी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ई पर काटते हैं। आपको और बताया कि डी का मान जो मान है, डी का जो मान है वो 4 है, ईबी 6 है, एसी 15 है, सी का मान क्या। तो हम सभी जानते हैं कि अगर ये आपका 4:6 है, क्योंकि ट्रायंगल जो आपका डीई सी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एईबी के। देखो अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखा है कि यहां पर ये अल्टरनेट और ये यहां अल्टरनेट, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर। और समरूप त्रिभुजों में भुजाएं आनुपातिक होती हैं, द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो आप कह पाएंगे कि इसका मतलब ये होगा कि डी अपॉन ई बी दैट्स इक्वल टू सी अपॉन ई ए, दैट्स इक्वल टू सी अपॉन ई ए। तो डी का मान कितना है 4, ई बी की वैल्यू कितनी 6, तो सी अपॉन ई ए बराबर 2:3, सही है। अब हम ये कह रहे हैं पूरा जो आपका एसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा ये आपको दिया गया 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो 1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो 2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और 3 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। 6 एंड 9, आंसर सी ही पूछा गया, 6 होता है।
पढ़े आगे। 17 के बाद 18, 18 बताना। देखो वही सिमिलरिटी का नियम अभी बताया जस्ट, ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसलिए 3/3x-3, 3/x-3 बराबर x-5/3x-19। तो 3/x-3, x-5/19 सॉल्व फॉर x बराबर 8। हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 एक आयत ABCD की भुजाएं AB को x तथा y तथा z बराबर भागों में बढ़ती। एक रेक्टेंगल ABCD है, चार भाग बढ़ती। AB को चार कह रहे ABCD का जो एरिया है वो आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो आयत ABCD का एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्रायंगल YXYC ये सब आपस में बराबर चार बराबर भागों में बांटती है। ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। अभी चार बराबर भाग हुए, चार बराबर भागों में बांटती है यहाँ पर सिंपली देखा गया। अब आप जानते हैं कि शीर्ष से खींची गई कोई रेखा आधार को बराबर भागों में बांटती है। ये एरिया x, ये एरिया x, ये एरिया x और ये एरिया भी x, तो x x x 4x। भाई अगर ये आपका चार बराबर भाग है तो इसका ये तो बराबर बराबर होंगी, और फिर रेक्टेंगल का डायगोनल दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, तो ये 4x तो ये भी 4x, बस खत्म बात। तो आपसे कह रहा है काम करो कि अगर हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया 8x जो है वो आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया ट्रायंगल XYC, XYC तो आपका x है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो XYC जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो बस खत्म बात, आंसर। कौन सा 19? ट्रायंगल ABC समांतर चतुर्भुज AF FC DF 3 2 6 सेंटीमीटर है, तो EF की लंबाई ज्ञात करो। आपका एक सिचुएशन है यहाँ पर, समांतर ABCD में AF जो है FCDF के अनुसार AF का मान दिया गया 3, FC का मान दिया गया 2, DF का मान दिया गया आपको 6 और EF की वैल्यू आपसे पूछी गई। ठीक, अब यहां पर देखें तो क्या ये पैरेललोग्राम अगर है हमारा, तो ये दोनों साइड्स आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। अगर पैरेलल होंगी तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल अपने आप थीटा हो जाएगा अल्टरनेट से। उसी तरह से ये एंगल अगर आपका फाई है तो अल्टरनेट से ये एंगल भी फाई हो जाएगा। और इस एफ पॉइंट तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल DFA
सिमिलर टू ट्राइंगल CFE, जो DFA है और CFE है वो आपस में कैसे हैं? सिमिलर। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक, तो 3/2 बराबर 6/x। हो गया 20। ठीक, तो अगली क्लास में इसके आगे कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। कल बेसिक ज्योमेट्री जो आपने अभी तक पढ़ा उसका टेस्ट होगा और अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्वार्टल पढ़ लिया बेसिक, तेजी से लगाइए और डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ओके, गुड टॉल।